नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड की, जिसके बाद से लगातार सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट से होते हुए मामला सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जा पहुंचा। आईपैक छापेमारी मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर स्थगित रहेंगी। जो एफआईआर बंगाल में दर्ज हुई उन पर स्टे है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना किसी दबाव के जांच का निर्देश दें। कोर्ट ने 8 जनवरी को तलाशी लिए गए परिसर की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के भी निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में राज्य द्वारा कथित हस्तक्षेप से संबंधित गंभीर मुद्दे उठाए गए। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। नोटिस डीजीपी और कमिश्नर को भी एससी का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर लगाई रोक। सीसीटीवी समेत सभी सबूत सुरक्षित रखने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 2020 से ईडी केस की जांच कर रही हाई कोर्ट की कार्रवाई को रोका गया। मामला गंभीर है। निशाना साधा और कहा कि ममता को हार का डर सता रहा है। ये खुद ममता बनर्जी एज ए सीएम जिस प्रकार बिहेवियर कर रही हैं, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है। हम तो बंगाल के लोग शर्मिंदा ही हैं। पूरा देश चिंतित है कि लोकतंत्र कहाँ जा रही है। आज अदालत में जाना पड़ रहा है क्योंकि सारी व्यवस्था को तोड़ करके वो अपना व्यवहार हद तक पहुंच गए हैं जहां इसके आगे नहीं जा सकते। लोकतंत्र में इसका कोई अनुमति नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ममता सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसा कर रही है। लोगों में बड़े परेशानियां और बड़े अफरा तफरी मच चुके हैं एसआईआर की अंतिम चरण की ये प्रक्रिया को लेकर। यहाँ मुझे लगता है कि सूबे की सरकार और चुनाव आयोग दोनों के बीच ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है, इसके अलग अलग तरीके से व्याख्यान दिए जा रहे हैं। शुरू से बंगाल की सरकार पूरी मदद की एसआईआर कराने में। बड़ी बड़ी भाषण तो दिए थे कि एसआईआर करने नहीं देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो सूबे की लगभग 90,000 करीब कर्मचारियों ने मदद की है। जंग अब कलकत्ता हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। एक तरफ डेटा की सुरक्षा है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जांच। जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बंगाल की हवाओं में 2026 की तपिश अभी से महसूस होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ईडी वर्सेस टीएमसी से मामला अब आप देख लीजिए सर्वोच्च अदालत। कोलकाता हाईकोर्ट से मामला पहुंच गया सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक में, और वहां से एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, और खास तौर पर एक्सपर्ट्स तो जो कहेंगे वो मेरे शो में भी कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि ये उनकी बड़ी पॉलिटिकल जीत है, क्योंकि बार बार लोकतंत्र बचाने की बात करने वाले लोग देश के संघीय ढांचे को मानने को तैयार नहीं है। इसी पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ
भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जी जुड़ चुकी है। माधवी जी, आपको नमस्ते करता हूं, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता राकेश सेठी साहब जुड़ चुके हैं। सेठी साहब, गुड इवनिंग, नमस्ते करता हूं आपको। और मेरे साथ साबिर अली साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, जाने माने नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के। साबिर भाई, आपको भी नमस्ते, इस्तकबाल आपका मेरे इस शो पर। और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी भी मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं जाना टीएमसी के पास जा रहा था, लेकिन वी ऑल आर जेंटलमैन, तो सबसे पहले माधवी जी मैं आपके पास ही आ जाता हूं। माधवी जी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। एक वक्त पर सभी लोग, खास तौर पर इंडिया ब्लॉक के लोग कह रहे थे लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज की उस पर भी स्टे लगा दिया, ममता बनर्जी को नोटिस कर दिया, डीजीपी को नोटिस कर दिया। हाउ डू यू सी दिस? क्योंकि जो रिएक्शंस बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये हमारी पहली जीत है, रणनीतिक जीत है, ये हमारी राजनीतिक जीत है, ये हमारी। देखिए रोहित जी, ये बीजेपी की जीत के पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोकतंत्र की जीत है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक सीएम रहते हुए जो हरकत की है वो शर्मसार करने वाली है। ओके। भाई अपनी कार्रवाई कर रही है, इसमें एक मुख्यमंत्री का दौड़कर दनादन आकर एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में घुसकर दोनों तरफ से एग्जिट और एंट्री के दरवाजे बंद कर आकर अंदर से फाइल लेकर भागना, ये कभी भी इतिहास में देखा नहीं गया, ना मेरे ख्याल से देखा जाएगा। इस तरीके की उदंडता करते हुए शायद ही किसी को देखा जाएगा। आखिर ममता बनर्जी क्या छिपा रही थी? और मुझे लगता है कि न्यायिक रूप से जब ये सारी वारदात जो है, सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गई, तो उन्होंने इन सभी चीजों पर संज्ञान लेते हुए जिस तरीके का फैसला लिया है, जिस तरीके की कार्रवाई के लिए आगे उन्होंने निर्देश दिए हैं, ये लोकतंत्र की जीत है। और ये साथ ही साथ ये भी बताता है कि एक मुख्यमंत्री को अपने आचरण को किस तरीके से रखना चाहिए। और एक तरीके, और देखिए शर्म की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर जिस तरीके से जो सीबीआई जांच के लिए भी मांग की जा रही है, अगर कल को लगती है और होगी, तो ये कितनी शर्मसार करने वाली बात है। एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके की जांच बैठना, और वो भी इस तरीके की हरकत करते हुए, ये बहुत ही दुखद है। लोकतांत्रिक देश के लिए दुखद है, राजनीतिक रूप से दुखद है, और एक मानवीय हरकत के हिसाब से भी एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते एक महिला का जो आचरण है उससे भी दुखद है। ओके माधवी जी, एक ओपनिंग सबका ले लूं। आपने जो निष्कर्ष दिया अपने ओपनिंग कमेंट्स में वो यही है कि लोकतंत्र की जीत है। ऐसा ना इतिहास में कभी हुआ, ना आगे कभी होगा कि कोई सीएम पहुंच जाए और सरकारी कार्य में बाधा डाल दे, रेड्स में बाधा डाल दे। ठीक है, शेट्टी साहब मैं आपके पास आ गया। शेट्टी साहब, प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि जो किया ममता बनर्जी ने वो ठीक किया कि नहीं किया, और बंगाल चुनाव से इन चीजों को जोड़कर नहीं देखा जाए, अगर मैं ना भी देखूं तो भी पॉलिटिकल पंडित तो हैं, वो तो जोड़ के देखेंगे। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? हालांकि अधीर दा पहले दिन से कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी ने किया वो किसी सीएम को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, अशोभनीय काम किया एज अ चीफ मिनिस्टर। रोहित जी नमस्कार। नमस्ते दा। सबसे पहले बात हमें ये समझना चाहिए कि देश में ईडी और सीबीआई इनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी उनके पॉलिटिकल अलायंस के रूप में कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा यही ईडी है जो अपने जब पॉलिटिकल फायदा होता है तब ईडी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, हेमंत बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे, ईडी ने रेड किया, खुद अमित शाह वहां पे गए और कहा कि ये बहुत ही करप्ट है। कांग्रेस ने उनको टिकट नाकारा, भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल करके ले लिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है। ठीक है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आता हूँ। yes. यहाँ पे तो लिस्ट है। यहाँ पे ईडी ने पहला छापा अजित पवार पे मारा, हसन मुशर्रफ पे मारा, उसके बाद सुनील तटकरे के ऊपर मारा जी। और ये लोग सारा लोग हाई कोर्ट में इनके खिलाफ केस पेंडिंग नहीं है, वारंट पेंडिंग है। मगर हम देखते हैं कि जुलाई के महीने पे ये इनके ऊपर वारंट पेंडिंग है। और अगस्त सितंबर के बीच में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लेता है और ईडी का सब केसेस टंडे बक्से में डाला जाता है। ये जो मामला है, ये पूरा देश आपको सुन रहा है और देख रहा है। ममता बनर्जी के ऊपर जो ईडी का केस है, अगर कल उठकर ममता बनर्जी ने अलायंस कर दिया ना, तो सारा फाइल रफू चक्कर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और अचानक से ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो ममता बनर्जी का गुणगान चालू कर देगी, उसी तरह जिस तरह देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे अजित पवार का तारीफ करते हुए तकते नहीं। शेट्टी साहब मैं आपको सुनता हूं, देखता हूं। शेट्टी साहब, मुझे पता है वो चक्की पीसिंग एंड ऑल, वो सारी चीजें देख ली, लेकिन मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, कांग्रेस कहां कांग्रेस है नहीं पता,
आगे बंगाल चुनाव को लेकर जो आपकी बातें हैं ना और जो अधीर दा की बातें हैं वो बिल्कुल अलग अलग नजर आ रही हैं मुझे। रोहित जी, दा 48 सीट्स थे लोकसभा में। हाँ आउट ऑफ 48 जो कांग्रेस और अलायंस है यहाँ पे 31 सीट जीत चुकी है। हाँ। सिर्फ जो सरकार चला रही है बीजेपी, हाँ। उनके पास सिर्फ 16 एमपीज है। ठीक है। तो ये मत कहिए कांग्रेस कहाँ है। हम्म। कांग्रेस थी और लगातार कांग्रेस, उसके बाद जो 3 महीने बाद विधानसभा हुआ, हाँ। उसमें वोट चोरी का मामला अब इसलिए बोल रहे हैं हाँ। क्योंकि आउट ऑफ 48 एमपीज हाँ। 31 हमारे तरफ है। I हमने know. उनको इलेक्ट किया, महाराष्ट्र की जनता ने इलेक्ट किया। हाँ। तो हम बराबर रेस में है। मगर दा, अगर लेकिन मैं विधानसभा कह रहा हूं में कि वोट अब चोरी नहीं बंगाल हुआ- पर आप आएंगे कि नहीं आएंगे। अधीर दा ने जो बोला और ऋषभ शेट्टी साहब, राकेश शेट्टी साहब जो बोल रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। उन्होंने तो ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया, आप वापस कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी उनको फंसा रही है, आप उनको रोहित क्लीन चिट जी, दे रहे हैं। मैं ये पूछना रोहित चाह रहा जी, हूँ। हाँ आपके दर्शक भी जानते हैं हाँ कि जिस तरह देश में ईडी और सीबीआई काम कर रहे हैं, हाँ। उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है ना, क्योंकि ये ही ईडी था जो कह रहे थे अजित पवार को जेल में जाना चाहिए। नहीं दा, छगन बिल्कुल भुजबल शेट्टी को साहब, मैं जाना आपकी चाहिए। बात बिल्कुल सही मान रहा हूँ, लेकिन मेरा- मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बंगाल को भाजपा की लेकर जो क्या अधीर दा का माधवी विजन जी अलग है यहाँ और पे कांग्रेस का बैठी विजन है, अलग है उनको क्या? जवाब देना चाहिए। आज आप ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ। कल आपका अलायंस अगर हो जाता तो आप तो बोलेंगे कि केसेस पेंडिंग है। हाँ। कोई केस ही नहीं है। ठीक है, तो ओके। यही डिपेंड करेंगे कैसे ओके। विश्वास करें इनके ऊपर। ओके ओके शेट्टी साहब, मैं वापस आऊंगा। एक रिएक्शन में जल्दी से ले लूं साबिर अली साहब से। अली साहब, कैसे देख रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि देखिए कोर्ट से भी आपको झटका लग गया, एसआईआर भी हमारी तरफ से हो गया, 58 लाख हो गए, कट गए नाम, और सुप्रीम कोर्ट से भी अब टीएमसी को झटका लगा है, ममता दीदी को नोटिस किया है। जो लोग लोकतंत्र को आए दिन लूट रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, हाँ। उन लोग टीवी चैनल में बैठ के लोकतंत्र की बात कर रहा है। हाँ। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। हाँ। भारत की संविधान ने जो फेडरल स्ट्रक्चर रखा है, जी। बीजेपी सरकार ने उस फेडरल स्ट्रक्चर को ही तोड़ दिया। एक तो प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व में नहीं चल रहा है, जो आज अलग अलग सरकार उस प्रदेश के जो फंड है वो अलॉटमेंट नहीं करता है। हाँ। और उस प्रदेश की ईडी, सीबीआई, कभी इलेक्शन कमीशन तो कभी गवर्नर को देके सरकार को गिराने की कोशिश हर पल में कर रहा है। बंगाल उसका जीता जागता मिसाल है। हाँ। बंगाल में गवर्नर पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करता है। बंगाल में सीबीआई से हमारा नेताओं को अरेस्ट कराने की कोशिश, आए दिन परेशान करने की कोशिश किया जाता है। अब इस इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर किया गया। हाँ। एसआईआर से जब उनको फायदा नहीं मिला, हाँ। तो अब ईडी का रेड कर दिया गया। हाँ। मकसद एक्चुअली ये है उनका हाँ। कि बंगाल में कैसे भी करके दीदी को हटाया जाए। साबिर भाई, पब्लिक वोट से तो कभी बीजेपी आ नहीं सकता सत्ता में, ठीक है। क्योंकि आवाम का वोट भारत बंगाल में बीजेपी को मिलेगा नहीं। हाँ। आवाम भी ममता बनर्जी के साथ है, आज भी ममता बनर्जी के साथ है। हाँ। और 26 का इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा उस टाइम भी देख लीजिएगा आवाम किसके साथ है। ठीक है। हमने 2021 में भी बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह को करारा जवाब दिया। ठीक है। 24 का लोकसभा इलेक्शन में भी दिया। हाँ। जितना बाई इलेक्शन है उसमें भी आवाम ने जवाब दिया। हाँ। और 26 का इलेक्शन का पहले जितना साजिशें, चोरी, डकैती, ईडी, हाँ। सीबीआई, हाँ। इलेक्शन कमीशन लगाने साबिर भाई, ये तो चलो लोग बीजेपी तो हमारे कह ही साथ रही है, है। आवाम साबिर हमारे भाई, साथ है, आप ये आरोप लगा ही रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आईटी, सीबीआई, ईडी सब उनके लिए काम कर रही है। लेकिन आप ही के सूबे के सीनियर मोस्ट कांग्रेस चेहरों में शुमार अधीर दा तो कह रहे हैं ना, भले ही शेट्टी साहब ना कह रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं कि जो किया ममता बनर्जी ने अशोभनीय है। अधीर बाबू बंगाल में बीजेपी का एजेंट है। अच्छा, अधीर बाबू को कांग्रेस में डाल नहीं कर रहा, वो बंगाल में बीजेपी का एजेंट है। उसीलिए ठीक है। देखिएगा, हाँ, शेट्टी साहब से लूंगा इसका जवाब। हाँ। कांग्रेस का लीडर और बंगाल कांग्रेस का लीडर में हाँ। जो उन लोगों का कथनी और करनी में फर्क होता है। ओके ओके, माधवी जी जल्दी से आ जाइए। माधवी जी, मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल बयानबाजी हो सकती है, पॉलिटिकल चेहरे ऊपर नीचे कूद फांद हर सारी चीजें कर सकते हैं, नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ दलीलों पर ही अपने फैसले देता है ना। सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले देखता है कि ये स्वीकार करने योग्य है कि नहीं है। तो इस केस में जब ईडी गया सुप्रीम कोर्ट के पास, कोर्ट को लगा स्वीकार करने योग्य है और अब नोटिस भी दे दिया, फिर इसमें पॉलिटिक्स क्यों? इसमें कहां से आ गई ईडी, कहां से आ गई भारतीय जनता पार्टी? देखिए रोहित जी, मैं दोनों ही लोगों का बातों का जवाब दूंगी। एक जो है वो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का गुहार लगा रहे हैं कि लोकतंत्र को तो बीजेपी ने रखा नहीं है। भाई लोकतंत्र की बात टीएमसी वाले करेंगे,
जो कि यहाँ पर महिला का जब डॉक्टर महिला का बलात्कार हो जाता है उसके बाद में प्रशासन के सामने डॉक्टरों को पीटा जाता है और अंदर घुस के 2000 लोग घुसकर जो है वो तोड़फोड़ मचा देते हैं ताकि वहां पर जो वारदात वाली जगह है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लोकतंत्र की बात आप लोग करेंगे जहां बम बनाते बनाते लोगों के घरों में बम फट जाते हैं। लोकतंत्र की बात आप लोग क्या करेंगे जहां जो पंचायत की इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद में जो है जीतने वालों को 6-6 महीना 1-1 साल तक घर छोड़कर बाहर रहना पड़ता है। लोकतंत्र की बात तो टीएमसी वाले ना ही करें तो बहुत ही अच्छा है। रही बात ये कांग्रेस की, मैं जवाब दे देती हूँ। अभी अधीर रंजन राय चौधरी जी के बारे में टीएमसी के नेता ने जो बोला, कमाल की बात है भाई। एक तरफ अधीर रंजन राय चौधरी इनके नेता है, एक तरफ ये बोलते हैं कि इनकी अलायंस पार्टी है और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जो अधीर रंजन राय चौधरी है वो बीजेपी के एजेंट है। अरे भाई 48 सालों से कांग्रेस को, लेकिन माधवी जी वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव सामने है इसलिए ईडी एक्टिव हो गया। माधवी जी वो ये कह रहे हैं 48 सालों से पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस को तो पैर रखने की जगह नहीं दी है बंगाल के अंदर में। और इसके बाद भी अगर ये अपनी रायशुमारी कर रहे हैं तो बड़ी कमाल की बात है। ठीक है। और इनका तो संगठन ही नहीं है। दूसरी बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो न्यायिक व्यवस्था है, जुडिशरी है, वो अपना काम कर रही है। इसमें बीजेपी कहां से आ जाती है, इसमें बाकी लोग कहां से आ जाते हैं? अरे भाई 2020 का मामला है, आप लोग खनन करवाएंगे कोयले की माइनिंग जो है गैर कानूनी तरीके से करवाएंगे और वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तो ईडी और देश की जो संस्था है वो काम नहीं करेगी। और जब काम करेगी तो उस पर आप लोग ये बोलेंगे कि ये बीजेपी करवा रही है और ये राजनीति। मैं इस चीज पर आऊंगा। शेट्टी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं एक बार, क्योंकि जब से पूरा मामला आया ना सुप्रीम कोर्ट से, जब से तमाम ऑब्जर्वेशन आई, चीजें आई, भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रेशन के साथ कह रही है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है क्या कुछ हो रहा है बंगाल में। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा, कुछ अंश सुन लीजिए रहा उसका। शेट्टी साहब तुरंत आ रहा हूं आपके पास। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और मैं विधिक पहलू पे और राजनीतिक पहलू पे आज जो सबसे बड़ी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हम सब ने देखा किस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू एड एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर, एड एंड असिस्ट, उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को। ठीक है शेट्टी साहब, जल्दी से मैं आपके पास आ गया। शेट्टी साहब, सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस के बहुत सारे बड़े चेहरे हैं, लेकिन बंगाल में जो बात माधवी जी ने कही कि कम से कम 4 दशक से आप लोग नहीं हैं, वहां का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है आप लोगों के पास जिसकी बात सुनी जाती है, जो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, अधीर दा, उसको साबिर अली साहब कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट। देखिए, सबसे पहली बात मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं, जब कभी कोई स्टेट में चुनाव होता है उसी स्टेट पे ईडी और इनकम टैक्स क्यों एक्टिव होती है? देश की जनता अब मूर्ख नहीं बनने वाली। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई बड़ा कंपनी को, मैं एक उदाहरण देता हूं आपके चैनल पे जी सर, एक संघवी सीमेंट करके गुजरात में, वो सीमेंट कंपनी के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स का केस हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद अदानी साहब उसको ले लेते हैं। हमारे मुंबई में आप देखिए जीवीके करके ग्रुप था, इनकम टैक्स का केस हुआ, उसके बाद वो अदानी साहब ले लेते। तो अभी जनता ये जान चुकी है और ये लोग बदनाम हो चुके हैं कि जहां पे भी उनको सरकार बनानी होती है यहाँ से फिर वो इलेक्शन कमीशन का जरिया यूज करते हैं। और क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आप ईडी का केस लेके आए। 5 साल तक क्या कर रहे थे, आज तो 11 साल। बीजेपी इज नॉट इन पावर इन बंगाल। आपको विपक्ष से फाइट करना है कि दीदी से फाइट करना है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी तक मुझे ये लग रहा है आपको शायद पता नहीं है। शेट्टी साहब, आप अगेंस्ट में लड़ रहे हैं टीएमसी के। हमारा जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, हम टीएमसी के साथ लड़ाई लड़ लेंगे। तो अभी तो वहां पर चल रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट, आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं जनता को? विश्वास कर ले शेट्टी साहब, कैसे विश्वास कर ले ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर? शेट्टी साहब आप सुन नहीं रहे। अधीर दा ने क्या बोला? शेट्टी साहब, अधीर दा ने बोला कि पहले ममता दीदी एसआईआर के नाम पर सड़कों पर उतर रही थी, बाद में एसआईआर के आगे सरेंडर कर दिया, उनकी मदद से एसआईआर हुआ। आप कह रहे हैं मैं उनके साथ आ जाऊंगा। जनता अधीर दा को सुने कि शेट्टी साहब को सुने? नहीं, मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर विश्वास नहीं,
हाँ। सीबीआई के ऊपर विश्वास नहीं, हाँ। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं। ठीक है। आप पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं ना, हाँ। आप ये जो केस कर रहे हैं ना, हाँ। ये हर एक बच्चा जानता है, क्योंकि चुनाव है, आप केस कर रहे हो। हाँ। कल उठ के ममता बनर्जी आपके साथ अलायंस पे आ जाएगी, आप लोग ये केस को रफा दफा आप कर बार दोगे। बार कह रहे, शेट्टी साहब आप कह रहे हैं उनके अलायंस में आ जाएंगे, आप समझ नहीं रहे। मैं अभी तक तो यही बात है ना कि आप टीएमसी के खिलाफ चुनावी रण में उतर रहे हैं, कांग्रेस और लेफ्ट साथ में है कि नहीं? यही बात है ना, बंगाल से निकली हुई। आप घेर ही नहीं रहे टीएमसी को, और वो कह रहे हैं कि अधीर दा बीजेपी के एजेंट है। देखिए यही बात है। घेर सकते हैं जब आपके पास एविडेंस हो। हाँ। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है। हाँ। महाराष्ट्र के जितने लोग के ऊपर आपने आरोप लगाया, रेड किया, वारंट पेंडिंग है, वो लोग तो मंत्री बन गए साहब। डेप्यूटी सीएम हसन मुशर्रफ, कैबिनेट मंत्री, जिस छगन भुजबल को बीजेपी वालों ने जेल भेजा, उसको तो आजकल प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने छगन भुजबल जाते हैं। हाँ। इनको शर्म नहीं आती है। जिनके शेट्टी साहब, हम वंडरिंग आप बंगाल पे कब आएंगे? मैं महाराष्ट्र से बंगाली आ रहा हूं, तो कब मैं तक ये आएंगे पूछ सर? रहा हूं कैसे कि आ रहे हैं? कैसे अब विश्वास तो करे? फ्लाइट सीधी है, ईडी आप के बहुत स्लो आ ऊपर रहे हैं। कैसे विश्वास करे? कैसे ये मान ले कि ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ये Is this आरोप the सही official है, stand कैसे of Congress विश्वास की कर ले? ममता बनर्जी महाराष्ट्र बिल्कुल में सही तो है? आपने कुछ किया नहीं। क्या ये आपने कांग्रेस का ऑफिशियल महाराष्ट्र स्टैंड में है? किया। मेरे शो से जो बंगाल में दर्शक देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। ईडी का केस था, उसको ममता तो बनर्जी इज मुख्यमंत्री क्लीन, बना दिया आपने। कांग्रेस ये मान रही है? या शेट्टी साहब को थोड़ा पता नहीं है? मुझे बता दीजिए प्लीज, मैं खुद क्लियर होना चाहता हूं। शेट्टी साहब, आई नो यू आर वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल फेसेस आई हैव, तो आप कुछ कहेंगे तो मैं भी उसको मानूंगा, दर्शक भी मानेंगे। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ममता बनर्जी इज क्लीन। इंटेलेक्चुअल है, हम भी है। हाँ। मुझे पता है कि बीजेपी क्या कर रही है, और आपके दर्शक को भी पता है क्या कर रहे हैं। हाँ। जो ममता बनर्जी के ऊपर केसेस है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शेट्टी साहब, आप आपको बंगाल पे पता नहीं ममता कब पहुंचेंगे। बनर्जी का नाम खराब करना है। हाँ। और ईडी ये जो संस्था है, इट इज वर्किंग एज अ टूल फॉर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। अगर आप लोग ने विपक्ष के लोगों को हाँ। कितने कांग्रेसियों को जेल भेजा, बताइए ना मुझे। कन्विक्शन रेट पे मैंने हमेशा सवाल उठाए हैं। नहीं, ईडी ने बताइए कितने ना। केस दर्ज किए, कितना बुलाया, वो 0.1% बोलूं तो शायद ज्यादा हो जाएगा। कितने कांग्रेसियों को जेल भेजा? हाँ। पिछले 10 साल में किसको जेल भेजा आपने? ठीक है, नाम साबिर भाई। बताइए। ठीक है। राहुल जी के ऊपर आरोप करते हैं, जेल भेजिए ना राहुल जी को। हाँ। क्यों नहीं भेजते? हाँ। क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है। सिर्फ चुनाव आता है तब राहुल जी को इंक्वायरी में बिठाते हैं। ठीक है। रॉबर्ट चलिए, साबिर वाड्रा भाई। के ऊपर केस करते हैं, क्यों नहीं भेजते जेल? हाँ। क्यों जेल नहीं भेजा आपने किसी को? हाँ। क्योंकि आपके पास कांग्रेस के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाँ। सिर्फ जब चुनाव होता है तब आप उनको। कांग्रेस लंबे वक्त तक रही थी सत्ता में, तब ईडी का क्या कन्विक्शन रेट था वो भी सबको पता है। मैं आ रहा हूं शेट्टी साहब, लेकिन साबिर भाई आपके लिए कम से कम एक चैलेंज तो कम हो गया। आपने खुलकर बोल दिया अधीर दा इज प्लेइंग फॉर भारतीय जनता पार्टी, और शेट्टी साहब ये कह रहे हैं कि दीदी इज क्लीन, ईडी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यानी आपके एक कंटेंडर तो ठीक है, वो आपकी साइड ही हो गए। अब मैं ये कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है चुनाव में, वो कह रही है कि देखिए कोर्ट में भी ये हो रहा है। और अभी आपने सुना होगा गौरव भाटिया को, वो कह रहे हैं जंगल राज, जो कि हम बिहार की टर्मिनोलॉजी में सुनते थे, वो भी कोर्ट से ही निकल के आया था, बीजेपी ने नहीं बनाया था जंगल राज। अब बीजेपी कह रही है जंगल राज इज इक्वल टू ममता राज। ये बीजेपी का नेता लोग कह सकता है जंगल राज, बंगाल का आवाम नहीं कहेगा। आप पब्लिक से पूछिए बंगाल कैसा है। बंगाल का पब्लिक बहुत खुश है। बंगाल का पब्लिक हर घर खुश है, हमारी माएँ खुश है, हमारी बहनें खुश है। अभी बीजेपी प्रवक्ता जो एक एलिगेशन लगा रहा था, यहाँ पर ही बंगाल में अगर कोई रेप जैसे हादसा होता है तो वहां पर ही उन लोगों को विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स में हम लोग पकड़ के सजा देते हैं। और बीजेपी प्रदेश में उन लोगों को माला पहनाया जाता है, उन लोग का स्वागत किया जाता है भव्य तरीके से। तो ये फर्क है बीजेपी का और हम लोग में। बंगाल का कल्चर बीजेपी को नहीं जानता है। बीजेपी आए दिन बंगाल का जो कल्चर है उसको अपमान कर रहा है। कभी बंकिम चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहते हैं, कभी विद्यासागर का मूर्ति तोड़ता है। यहाँ का जो सबसे बड़ा जो क्लब है ईस्ट बंगाल मोहन बागान, उसका नाम तक सही से उच्चारण नहीं कर सकता खेल मंत्री, तो क्या जानेगा बंगाल। बंगाल को समझने के लिए अभी उन लोग को वक्त लगेगा। अभी तो टूरिस्ट वीजा पे सभी कोई आएंगे बंगाल में, प्रधानमंत्री जी आएंगे, होम मिनिस्टर जी आएंगे, और भी चीफ मिनिस्टर लोग आएंगे बंगाल में घूमने के लिए। घूमिए, लेकिन
लड़ाई जो राजनीतिक लड़ाई है उसको राजनीति की तरीके से ठीक कीजिए। है। आप विकास की बात कीजिए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप बुनियादी बात कीजिए। आपका काम यहाँ पर यह है बंगाल में सांप्रदायिकता जहर फैलाना, हाँ। हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाना, हाँ। उसके बाद आए दिन झूठे प्रोपोगंडा के जरिए से हाँ। मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, देश के हाँ। महिला मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करना, उनको आए दिन गाली देना, उनको मजहबी एतबार पे गाली देना, उसके बाद आए दिन कभी ईडी, नहीं कभी साबिर भाई, CBI, मैं तो कभी देखिए खुल के बात करता हूँ, ममता दी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस वी हैव एज अ नेशन। बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, उनकी आवाज अगर वो कुछ बोलती है तो सिर्फ देश नहीं दुनिया सुनती है साबिर भाई। लेकिन आप कह रहे हैं ना पॉइंट प्रैक्टिकली 2021 से 2024 के लोकसभा चुनावों तक भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारा वोट शेयर हो गया 38% प्लस प्लस प्लस, और ये चैलेंजिंग है टीएमसी के लिए। देखिए 26 का भी जो इलेक्शन होगा, बीजेपी का संगठन बंगाल में नहीं है, हाँ। सिर्फ हवा बनाने की कोशिश कर रहा। हाँ। अभी उन लोग का एमएलए कितना है उन लोग का पार्टी को खुद नहीं पता है। हाँ। जो 70-72 लाया था हाँ। वो भी गिर के आ जाएगा। हम लोग तो 0 करने का टारगेट लिए उन लोग को, ओके। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि 20 से 22 में आ जाएगा, उससे ज्यादा इस बार बीजेपी आ नहीं सक रहा है। ठीक है, एकदम कंफर्म आपका चैनल में मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट निकले मुझे फिर बुलाइए। और मैंने कहा, मैं कहूंगा कि आपका चैनल पे ही मैंने कहा था, हाँ। इस बार उसका अपोजिशन लीडर शुभेंदु हार रहा है। हाँ। अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी रहेगा नहीं। हाँ। और जितने भी एक्चुअली जमीनी स्तर पे संगठन उन लोग का है नहीं, SIR लागू करके जो फायदा लेने की कोशिश किया था वो उल्टा नुकसान हो गया। अच्छा साबिर भाई, जब से बीजेपी SIR जीरो लागू इन हो फ्रंट गया, ऑफ टीएमसी। कर्मी रास्ते पे साबिर भाई, नहीं आया। बीजेपी जीरो इन TMC के फ्रंट ऑफ कर्मी- बीजेपी, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन आपको चैलेंजिंग लग रहा है कि वो भी नहीं, कोई है ही नहीं देखिए, टक्कर में? कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में 0 है और हमारा कांग्रेस इज ऑल्सो शुभकामनाएं जीरो, हैं लेकिन शेट्टी तो साहब को इससे BJP कोई से फर्क नहीं ज्यादा सीट लेके पड़ेगा। आए। हाँ, मुझे स्क्रीन पर कुमार राकेश जी भी नजर आ रहे हैं। राकेश दा नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत दिनों बाद देखा, अच्छा लग रहा है। नववर्ष की भी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन राकेश दा, मैं तुरंत आ रहा हूं माधवी जी आपके पास। राकेश दा प्लीज आप मुझे बताइए, अब हर कोई कह रहा है, अभी माधवी जी भी कह रही थी आजाद भारत में बीजेपी ने लाइन दे दी, आजाद भारत में जो काम ममता बनर्जी ने किया किसी ने नहीं किया। प्लीज आप मुझे समझा दीजिए, एलॉबरेट कर दीजिए। नहीं, मैं थोड़ा विलंब से शामिल हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं राकेश सेठी जी को सुना और साबिर अली जी को सुना, माधवी जी को सुना। तो सुनने के बाद थोड़ा जो ज्ञानवर्धन हुआ, तो मुझे लगा राकेश सेठी जी है, हमारे हम नाम है, हमारे लिए अच्छी बात है। शायद उनको पता नहीं है कांग्रेस की नीति, रीति, पॉलिसी। पहली बात, वो बंगाल से बात करने के मुंबई चले आते हैं, मुंबई से दिल्ली चले आते हैं, तो वो उनका दर्द है, उनके बयान है, हम उसमें लिया रहता है। साबिर अली जी ने कहा कि 20 आ जाएगा, 77 था। अरे बीजेपी तो 10 साल पहले कुछ भी नहीं थी। 10 साल में वो 77 या 73 या 80 लाने का दावा किया और लाया। और पिछले चुनाव में साबिर साहब को वोट परसेंटेज की जानकारी होगी, तो जो वोट परसेंटेज है टीएमसी और बीजेपी का 3% से भी कम का है। जबकि कांग्रेस ने पूरे बंगाल में सिर्फ मात्र 2% ही वोट हासिल कर सकी, और बाकी जो हमारे शेट्टी साहब है और जो है उनकी स्थिति और भी बुरी थी। यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग के डाटा को देखे तो अब बात आती है मुद्दों की। किन मुद्दों पे? यदि साबिर साहब को भी दर्द होगा, एक राष्ट्रवादी हैं, मुसलमान है, लेकिन मैं उसको भारतीय मुसलमान को मैं राष्ट्रवादी कुछ भी करे, चाहे वो गलत करे सही करे, मेरी अपनी ओपिनियन है। लेकिन एक राष्ट्रवादी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति 70,000 करोड़ से नीचे कर्ज में कैसे डूबी? हमारी ममता बनर्जी आयरन लेडी, कभी टांग तुड़वा लेती है फिल्मी स्टाइल में, कभी गीता पाठ करती हैं, कभी माता की पाठ करती हैं, कभी चंडी की पाठ करती हैं, समय के हिसाब से बदलती हैं। तो कभी वो अटल जी की सरकार में मंत्री रहती है, अलग हो जाती है। एक बात 10 सेकेंड, इतनी सक्षम नेता होने के बावजूद आखिर हमारा पश्चिम बंगाल इतने गरीबी में क्यों डूबा? क्या उसके बीजेपी ने उनके ऑक्सीजन खींच लिया क्या, या बीजेपी ने उनको विकास नहीं करने दिया क्या, या बीजेपी ने जो भी आरोप लगाए, बीजेपी वो माधवी जी का डिपार्टमेंट है, माधवी जी कमेंट करेंगे, लेकिन आखिर उनको विकास से किसने रोका था? जब 15 साल राज्य होने के बावजूद हमारा, हम तो डाटा की बात नहीं कर रहे, लाखों करोड़ चला गया होगा, ये 2 साल पुराना डाटा बता रहा हूं, 70,000 करोड़ का, जो डाटा जहां
अवेलेबल है, जो नेट पे और जहां भी उसमें बोल रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या कारण था? इतने वाले घुसपैठिए आए, ब्लेम गेम करना बहुत आसान है। साबिर भाई से भी चाहूंगा, राकेश सेठी से चाहूंगा, माधवी अग्रवाल, विकास के मामले पे बहस होनी चाहिए कि बोलेंगी ममता जी बंगाल इतना पीछे कैसे हो गया? जीडीपी में बड़ा मार्जिन देता था, बड़ा परसेंटेज देता था, उसमें भी कम आया। राकेश जी ने मुझे बताया है पहले भी। साबिर भाई साहब, हाँ ये मुद्दे की बात है। सही बात है, बात नहीं करते। साबिर भाई तुरंत आपको मौका दे रहा हूँ, एक बार शेट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शेट्टी साहब, अभी इन्होंने घुसपैठी के बाद आ रहा हूँ साबिर भाई, शेट्टी साहब, हाँ, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी का होके बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य है। साबिर भाई डाटा में बात करता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी बीजेपी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रवादी, मैंने भी आपको राष्ट्रवादी बताया। आप राष्ट्रवादी है कि नहीं, आप प्रमाण दीजिए। आप भारतीय है कि नहीं, प्रमाण दीजिए। बैटिंग नहीं कर रहा हूँ किसी पार्टी की, सच बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ। ठीक है, ममता बनर्जी अगर बारिश में सर पे कपड़ा ले लेता है, भटकते हैं तो किसी पे कोई आरोप मैं आ रहा हूँ साबिर भाई, आई विल गिव यू मोर टाइम। शेट्टी साहब जल्दी से रिएक्ट कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। शेट्टी साहब, ये अभी जो प्रवक्ता कुमार राकेश जी, कुछ पार्टी के थे, कुमार राकेश जी, उन्होंने घुसपैठी के बात पार्टी के नहीं था। मुझे जानना है पिछले 11 साल में देश में मोदी सरकार चल रहे, देश की जो सुरक्षा का जिम्मा किसके ऊपर है? केंद्र सरकार के ऊपर है, गृह मंत्रालय के अंडर आता है। सही बात है, बिल्कुल। घुसपैठिया कहाँ से पिछले 11 साल से? जब भी अमित शाह आते, सब जगह चुनाव चलते, तो कहते घुसपैठिया आ गया, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है कोई डेटा नहीं देते, कौन घुसपैठिया बताते नहीं है। तो 11 साल से इनका गृह मंत्रालय हो रहा है क्या? ठीक है, जवाब ले लेता हूं। पहले जब भी ये कांग्रेस के समय आतंकवादी आते थे, तब आप बोलते थे कि केंद्र सरकार के हाथ में। अरे नहीं, और कांग्रेस ने तो पूरा अपने टेन्योर में बताया है कि कितने अवैध बांग्लादेशियों को भगाया है। 88,000 जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कांग्रेस रेजिम। अगर घुसपैठिया आता है तो हमारा जो होम मिनिस्टर है वो नालायक है, वो नहीं कर। राकेश जी जल्दी से रिएक्ट, 20 सेकंड। माधवी जी तुरंत आ रहा हूँ, 20 सेकंड बस। राकेश जी 20 सेकंड। को शायद भारतीय प्रशासन और राजनीति का ज्ञान नहीं है। उनको शायद पता होगा कि हर एक राज्य में गृह मंत्री होते हैं। गृह मंत्री का काम खाली पुलिस का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता, बिठा दिया राज्य की सुरक्षा भी होता। अब सुनिए, आपने बोला, मैं आपको बता देता हूँ। आपका ज्ञान होगा, ले लूंगा ज्ञान। नहीं है ज्ञान तो ज्ञान लीजिए आप। ऐसे लोगों को बिठाइए जिसको ज्ञान हो। फिर मैं सुन लीजिए तो आपका कहना ये है कि आधारहीन बातें करना नहीं देता किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति को। आप बोलने दीजिए ना, आपको मैं धैर्य पूर्वक सुना ना। मतलब राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य की भी होती है, साथ साथ केंद्र की होती है। केंद्र में गृह मंत्री होता है, लेकिन राज्य का गृह मंत्री घुसपैठ का काम कराता रहे और आप आरोप करते रहो केंद्र पे, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे। उन्होंने 2012 में कहा 1.25 करोड़ घुसपैठिए हैं देश में। अरे सुनिए भाई, सुनना ही नहीं चाहते आप लोग। सुनिए डाटा को सुनिए भाई, सुनिए ना भाई, सुनने का शेट्टी साहब एक बार सुन लेते हैं सर। 20 सेकंड मांगे थे आपने। आज की तारीख में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नाम सुना आपने? आप लोग क्या काम होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। अरे भैया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके बॉर्डर में है? ममता बनर्जी कहां से करेगी? क्या बात कर रहे हो? बोलेंगे केंद्र सरकार का है, चलती हुआ सीएम की है। कमाल है, आप जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहते। ये सिविक का। अरे दा, ये की जिम्मेदारी लेके कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। आ रहा हूं मैं आप दोनों के पास। माधवी जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। माधवी जी पुलिस को लेके। ठीक है माधवी जी, आप लंबे वक्त से ये सवाल उठा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं को दुर्गा पंडाल के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि कई टीएमसी प्रवक्ता मुझे बता चुके हैं कि ब्राह्मण है ममता बनर्जी, मुझे भी पता है, हर रोज चंडी का पाठ करती हैं, फिर भी कभी उन्हें नमाजवादी, कभी कुछ कहा जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं माधवी जी कि जब इतनी सारी चीजें हो ही रही हैं, उसके बावजूद जब आपका वोट शेयर 38% प्लस हो रहा है, साबिर अली साहब अभी भी मानते हैं बीजेपी 0। रोहित जी, मैं सुन रही थी। सबसे पहले साबिर जी की बात का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केवल 20-22 सीटें आ रही हैं। इसका मतलब आप लोग ये मानते हैं ना कि हैकिंग नहीं करते ईवीएम की बीजेपी, तभी ना आपको इतनी सारी सीटें मिल रही है। तो फिर इसका मतलब हैकिंग का जो आप लोग बताते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया, तो ये तो आप लोग जबरदस्ती की राजनीति करते ही हैं। तो अभी आपने बता दिया। दूसरी बात ये कह रही हूँ कि जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं वो बंगाल के विषय के बारे में जानते नहीं है,
और जब उनके सामने बातें रखी जा रही हैं तो उनको तर्क करने के लिए यहाँ बुलाया गया था, लेकिन वो कुतर्क करने लगे और कुतर्क के बाद में फिर वो जो है गलत भाषा का भी इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने देश के गृह मंत्री के लिए बहुत ही अनैतिक भाषा का इस्तेमाल किया, जो कि उचित नहीं है। नहीं, वो टीएमसी ने नहीं किया, माधवी जी, टीएमसी ने नहीं किया, आपका सुनिए, आप टीएमसी ने नहीं किया, कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने बोला, बोलता कुछ है, कह रहा कांग्रेस इल्जाम मेरा ना कांग्रेस ने बोला, टीएमसी ने। मैं बैठा हूँ साबिर भाई, मैं बैठा हूँ ना, क्लियर बातें जाएंगी। को पता ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है और टीवी चैनल में बैठ गए हैं। मैं हूं ना क्लियर करने के लिए साबिर भाई। आई एम कांग्रेस के इंडिकेशन लगाया टीएमसी को बोल रहे हैं। अरे पहले सुनिए तो, आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है कि आप सुनते नहीं है, सुनते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सुनते कुछ है, कहते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपका कथनी और करने में आसमान की फर्क है। कांग्रेस ने अमित शाह पे इंडिकेशन लगाया। पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, किस तरीके से वहाँ पे सिंडिकेट पूरी तरीके से व्याप्त हो चुका है। क्या ये बंगाल की जनता नहीं जानती है? बंगाल की स्थिति को पूरी तरीके से पहुंचाने का काम जो है वो ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। अरे भाई, हम लोग वो लोग हैं जो ममता बनर्जी को लेकर आए थे। मैंने भी पहला वोट उनको दिया था जब वो पहली बार चुनाव लड़ रही थी एकमात्र होके। हमें लगा महिला मुख्यमंत्री तो आएंगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन डेटा की बात आप करते हैं क्या? डेटा की बात आप करते हैं? आपके पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों की एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, दर्ज नहीं होती है, ताकि डेटा को छुपाया जा सके। आप लोग अपना डेलीगेशन भेज देते कश्मीर, ममता बनर्जी लंदन घूमने चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जब मुर्शिदाबाद में आगजनी होती है तो वहां नहीं पहुंचती है। जब महिलाओं के ऊपर अपराध होता है तो वो बोलती है कि ये अपोजिशन के द्वारा सजाया हुआ घटना है। जो भी अपराध होते हैं, और इनकी तो यहाँ पे ये हालत है कि जब एक बार अपराध हो जाता है महिलाओं के साथ में बलात्कार के बाद में दूसरे दिन आकर फिर अपराधियों ने अपराध किया है। संदेश खाली अलग से कितने सारे मामले हैं। जो मुख्यमंत्री ये बोलती हो कि देश राज्य में आबादी ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से अपराध हो रहे हैं, उन मुख्यमंत्री से और क्या उम्मीद की जा सकती है? महिला मुख्यमंत्री का जो एक दुर्घटना घटता है तो 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई किया जाता है, और जो कार्रवाई जो गुनहगार है उसको सजा मिला जाता है। ये आपका प्रदेश में नहीं है जो पेंडिंग रखा जाता है। हम लोग का यहाँ एक्शन का रिएक्शन होता है। मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं। आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत होगा बंगाल में। मुद्दे पे लड़िए, इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है, लड़िए, लेकिन जब सत्ता पब्लिक के जरिए से नहीं ले सकते हैं, पीछे से क्यों लेने की कोशिश करते हैं? कभी एमएलए खरीद के सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, कभी गवर्नर से सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, कभी ईडी। हाँ, नहीं, आप दोनों की बात आ रही है। मैं शेट्टी साहब को भी सुनना चाह रहा हूँ, कांग्रेस का स्टैंड भी जानना चाह रहा हूँ। शेट्टी साहब, मैं लगातार अपने ना सोशल मीडिया पर भी खंगालता रहता हूँ, बहुत सारे सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, इन बंगाल वेयर इज द कांग्रेस? आप तो अभी भी कह रहे हैं कि हम टीएमसी के साथ ही हैं, टीएमसी से मतलब साफ तौर पर साबिर अली भाई मेरे ही शो में अधीर दा को कह चुके हैं बीजेपी एजेंट, मेरे ही शो में सबीर भाई कह चुके हैं कांग्रेस एंड लेफ्ट इज जीरो, लेकिन शेट्टी साहब को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, ऐसी बात नहीं है रोहित जी। जब भी कोई आपके बारे में या आपके नेता के बारे में कुछ कहता है, हाँ, उसका आपत्ति तो हर पार्टी के लोग लगते हैं, हमें भी आपत्ति है, हाँ, मगर जहां तक पर आप दर्ज तो कराइए शेट्टी साहब। बंगाल का नहीं तो उसका आपत्ति तो है ना। वो साबिर अली भी जानते हैं कि ये कहना किसी लीडर को, जो हमारे वहां के सबसे बड़े लीडर को अगर बीजेपी एजेंट आया बंगाल पर इतनी देर में, वो भी जानते हैं, हाँ, और वो इनके साबिर अली जी बोलने से वो बीजेपी के एजेंट नहीं होते, ये भी जनता जानती है। हाँ। देखिए, उनका एक स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है। वो ममता बनर्जी का पहले दिन से विरोध कर रहे थे, पिछले चुनाव में भी। हाँ। उनका एक क्लियर स्टैंड था कि हमारा उनका अलायंस नहीं होना चाहिए। हाँ। और जहां तक पश्चिम बंगाल में लगातार हमारी संगठन वहां पे काम कर रही है, प्रयास कर रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जैसा डिवाइड एंड रूल तो कर नहीं सकते वोट शेयर बनाने के लिए। हाँ। जब वोट शेयर बढ़ाना है तो आप फूट डाल दो हिंदू मुसलमान के बीच में, हाँ, और वोट ले लो। हाँ। ये काम तो हम कभी करते नहीं है, ना ही करेंगे। जो इस देश का संविधान है, देश का जो फैब्रिक है, वही हमारा संविधान है कांग्रेस पार्टी का। तो हम लगातार हमारा प्रयास, हमारा काम करते रहेंगे, और हमें पूरा विश्वास है पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो कांग्रेस को विश्वास जताएगी, हमें सत्ता में लाएगी। ओके राकेश दा, मैं आपसे, मेरे मन में कुछ सवाल है। आप मेरे साथ बने हुए हैं, कई दशकों का आपका एक्सपीरियंस है, मेरे साथ तो आप बैठते, मुझे अच्छा भी लगता है। राकेश दा, प्लीज आप मुझे बताइए, अभी बंगाल में हम देख रहे थे ईडी वर्सेस टीएमसी, सबने देखा। फिर आज ही मैं एक खबर भी देख रहा था, झारखंड में भी ऐसे ही है, ईडी वर्सेस
मैं क्लैरिटी जानना चाहता हूं कि सीमाएं कहां हैं? केंद्रीय एजेंसी और स्टेट की जितनी भी मशीनरी है, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ सीमाएं तो होती होंगी ना? या फिर ये ट्रेंड चालू हो गया, अब और स्टेट से भी ऐसी तस्वीरें आएंगी कि ईडी रेड करने पहुंचेगी, सीबीआई रेड करने पहुंचेगी, तो स्टेट मशीनरी वहां पर खड़ी हो सकती है? नहीं रोहित जी, एक्चुअली क्या है, कभी कभी स्टेट मिशनरीज और पॉलिटिकल पार्टीज जो काम करती है ना, तो राकेश सेठी जी की जो पार्टी है कांग्रेस, वो करीब करीब 60 वर्षों तक राज किया है देश में। तो शासन की जो शैली है और शासन की जो कला है, उसमें कांग्रेस को महारत हासिल है। ममता जी भी उसी स्कूल से निकली है, ठीक है। कुछ दिन वो भाजपा में आई, आराम की, उसके बाद फिर वो चली गई। फिर उन्होंने जब वहां लगा वहां भी अस्तित्व नहीं है कांग्रेस में, तो उन्होंने अपना अलग अस्तित्व बनाया। ये जो बार बार चीजें आती है या संजोग है कि चुनाव के वक्त आती है, तो लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन ये जो सरकारी प्रक्रिया है ये एक दिन में पूरी नहीं होती। जब भी कोई इंक्वायरी होती है या इन्वेस्टिगेशन होता है या जब भी कोई किसी की कार्रवाई होती है, उसमें लंबा प्रोसेस लगता है। जब तक उनके पास पुख्ता प्रमाण नहीं होता, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे आईईडी हो या एनआई हो, तो तब तक वो लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। कई मामलों आपने देखा होगा ईडी की तैयारी पूरी नहीं की तो कोर्ट ने कहा कि और कागज लाइए। बिल्कुल कई ऐसे मामले हैं। अभी मैं उस पर डिस्कस करूंगा, 2-3 घंटे मैं आपको डाटा दे सकता हूँ, लेकिन कई जगह होता है। मान ली ममता जी की बात हो या झारखंड की बात हो या महाराष्ट्र में बात हो, बिहार की बात हो, दिल्ली की बात हो, हर जगह इसमें भाजपा के भी लोग शामिल हैं, कांग्रेस के भी लोग शामिल हैं। जो भी गलत है, जो मैंने देखा है पिछले 11 वर्षों के शासन में, यदि आप डाटा उठाएंगे, करीब 40 यानी 45 से ज्यादा मंत्री 2014 से लेकर अभी तक जो पिछले मंत्रिमंडल में थे नहीं है। उनके कई कारण हो सकते हैं। कई लोगों पे आरोप भी लगे, कई लोगों पे पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा, कोई पार्टी को ढंग से नहीं देख रहे हैं, उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस में भी, लेकिन कांग्रेस क्या है कि एक समंदर था, अभी भी है, वो आत्मसात कर लेते हैं सब कुछ को, उसके बाद एक नए नैरेटिव करते हैं। मामला यह नैरेटिव्स का है, सुशासन शैली का है। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि जनता के सामने जो क्लैरिटी जाए। 10 सेकंड, ये साबिर भाई भी कहेंगे, राकेश सेठी भी कहेंगे, ये भी नरेंद्र भाई मोदी का जो शासन है मोदी का, इसमें करीब 100 से ज्यादा लोग कांग्रेस के आए हैं और वो शासन को अपना रहे हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को मैं जानता हूं जो आज भी कहते हैं कि भाई कुछ भी हो, ये बंदा जो है नरेंद्र भाई मोदी का जो है देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। नहीं मानेंगे राकेश साहब, कहाँ मानेंगे? शेट्टी साहब नहीं मानेंगे, साबिर अली नहीं मानेंगे इस बात को। पूछ लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, इसी पॉइंट पर पूछ लूंगा शेट्टी साहब से, पूछ लूंगा। ये दिल की बात है, दिल की आवाज है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा इस पर, दिल की आवाज पर ही बात होनी चाहिए 5 की पड़ताल में। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और अब सुन रहा है फेडरलिज्म जो संघीय ढांचा है उस पर अटैक हो रहा है। माधवी जी प्लीज अब मुझे बता दीजिए कि जिस तरह की परंपरा और जिस तरह के आरोप बार बार कांग्रेस से लगाती आई है कि आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी इज वर्किंग फॉर नरेंद्र मोदी, सीबीआई वर्किंग फॉर नरेंद्र मोदी, ईडी इज वर्किंग फॉर नरेंद्र मोदी, लोग कहते हैं, ये विपक्ष के लोग भी बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मोदीफिकेशन हो गया है। ये सारे आरोप जब आप जनता के बीच में जाती हैं, कैसे रिएक्शन रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि आरोप लगाने में तो आरोप लगाने में तो कांग्रेस का कोई सानी नहीं है। और कई बार इनके जो मुखिया हैं और जो इनके विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने कई बार इसकी वजह से माफी भी मांगी है, और राफेल को लेकर माफी मांगी, आरएसएस के लिए भी माफी मांगी उन्होंने। और माफी मांगने के बाद भी जो इनके इनके लोग, राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं अपनी कही हुई बातों पर। अब थोड़े दिन पहले ये किताब लेकर हाथ में घूम रहे थे संविधान की, संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म हो रहा है, संविधान, पूरे देश में भ्रम फैलाना। उसके पहले उन्होंने 8,500 बांटने का भी झूठ फैलाया था, जिसकी वजह से महिलाओं ने बाद में आकर बहुत सारे इन लोगों के ऊपर में, जो इनके ऑफिसेस में वहां पे धरना किया। तो ये झूठ बोलने की जो आदत है ना, वो कांग्रेस के अंदर में है। और आज के समय में मैं बार बार ये कह रही हूँ कि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये बंगाल की बात कर रहे हैं। मैंने बताया कि 48 सालों से बंगाल में कोई संगठन रहा नहीं। माधवी जी, मगर आप मेरा सवाल समझ गई ना, विपक्ष का बड़ा नैरेटिव यही रहता है कि जहां चुनाव वहां ईडी, जहां चुनाव वहां ईडी। रोहित जी, ऐसा है, इसको बर्स्ट करेंगी आप? इसी वजह से रोहित जी, जनता का विश्वास है मोदी जी पर, और जनता का विश्वास है बीजेपी पर और संगठन पे। इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि 2016 में 4 सीट के बाद में हम सीधे 77 सीट पर पहुंचे थे।
तो ये जनता का विश्वास ही है। आज 40% के पास हमारा वोट शेयर आ गया है बंगाल के अंदर में, तो ये जनता का ही विश्वास है। और वो जनता जो माटी मानुस की बात करने वाली ममता बनर्जी को इसलिए नकारेगी अब, क्योंकि बंगाल का जो वास्तविकता है, बंगाल जिस कारण से जाना जाता है, सोनार बांग्ला कहते हैं, बंगाल अपनी शिल्प कला, हस्तकला और अपने संगीत और नृत्य के लिए जाना जाता है। आज उस बंगाल को पूरी तरीके से डेमोलिश करने का काम किया है, केवल क्योंकि उनको जो है अपीजमेंट की राजनीति के लिए, कुछ वर्ग को मुस्लिमी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, जो उन लोगों को संतुष्ट करने की जो कला ममता बनर्जी ने अपना ली है ना, वो बंगाल का मानुस जो है ना, वो अब इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये बात ग्राउंड पर जारी है। वो तो बता रहे हैं कि हम दुर्गा आंगन बना रहे हैं, गंगा सागर पुल बना रहे हैं, हिंदुओं के, मैं खुद चंडी पाठ करती हूँ, ममता दी ने बताया ना। देखिए, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। दरअसल बात ऐसी, ममता बनर्जी की अगर पूजा शैली अगर आप कभी देख ले, कई सारी फुटेज है जिनको उनको घंटी पकड़ना नहीं आता है, आरती का दिया घुमाना नहीं आता है, वो चंडी पाठ करती होंगी, वो पूजा करती होंगी, बनर्जी टाइटल जरूर लगाती होंगी, लेकिन पूजा की शैली तक उनको नहीं पता। एक बार उनको नारियल दिया गया था अभी थोड़े दिन पहले, नारियल ऐसे फेंका जैसे बम फेंकते हैं। तो ये इस तरीके से, ठीक है ना, इट्स ओके। तो इस तरीके की स्थिति है ममता बनर्जी की। और दूसरी बात ये कि आज संघर्ष करना पड़ता है। आप देखिए कि सरस्वती पूजा कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कई विद्यालयों को, और वहां पर पुलिस के सरस्वती पूजा। सुन रहे हैं साबिरदा, अब आप भी बंगाली हैं, माधवी जी भी बंगाल में ही है। मोदी जी को पता है पूजा का तरीका, मोदी जी को पता है पूजा करने का नियम, मोदी जी को पता है, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री को सीखना होगा पूजा करो। आप जो एलिगेशन, झूठा एलिगेशन, आप लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग झूठे पार्टी है, भारत का झूठा पार्टी। सरस्वती पूजा जितना अच्छा से हर स्कूल में, हर घर में मनता है, कहाँ आप देखिए सरस्वती पूजा नहीं हो रहा है। आप हिंदुओं की बात करें, यहाँ पर मुसलमान सरस्वती पूजा करता है, मुसलमान बच्चे लोग स्कूल में सरस्वती पूजा करता है, सब कोई मिलकर पूजा करता है। क्यों झूठा एलिगेशन फैला रहे? यहाँ दुर्गा आंगन बन रहा उनको नजर नहीं आएगा, यहाँ दीघा में जगन्नाथ धाम बना उनको नजर नहीं आएगा, यहाँ मंदिर बनने से नजर नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ अगर बारिश होगा, बारिश में अगर कोई उम्र दराज एक लेडी है, उनकी उम्र 70 करीब है, अगर वो सर ढकने के लिए अगर सर में कपड़ा दे देता है तो उनका वो पुष्टिकरण कर देता है, ममता बनर्जी का नाम बदल देता है। आए फिर एक महिला पे अटैक, एक महिला पे गालियां, एक महिला पे जितना आरोप, झूठा आरोप लगाने की कोशिश करता है। और ये बीजेपी का असल चरित्र है, सिर्फ सांप्रदायिक शहर खोलने की कोशिश बंगाल में कर रहा है। इसके खिलाफ हम लोग थे, हम लोग हैं, हम लोग रहेंगे। ओके, साबिर भाई से बात करनी है मुझे। साबिर भाई प्लीज, साबिर भाई मुझे सुनिए आप एक बार। साबिर भाई, देखा जाएगा किसमें कितना है, साबिर भाई लिसन टू मी, किसके साथ है, किसके साथ नहीं। परफेक्ट। साबिर भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये पूरा घटनाक्रम हुआ 8 जनवरी को, उसके बाद बंगाल पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इन एफआईआर पर स्टे लगा दिया। अब क्या, 2 हफ्तों में जवाब भी देना है, लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, न्याय का मामला जो अदालत का मामला, राकेश भाई तुरंत आ रहा हूं, राकेश भाई तुरंत आ रहा हूं। कोर्ट का विषय अपने बाहर बयान नहीं दे सकता। कोर्ट का जो फैसला है, हमारा जो एडवोकेट है वो लोग लड़ेंगे, हमारा पक्ष रखेंगे और कोर्ट का जज जो फैसला सुनाएगा, कोर्ट का राय से हमें इस पूरे मामले को लेकर एक टीएमसी नेता होने के नाते साबिर भाई आप बोल सकते हैं कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर कोर्ट की प्रक्रिया में भी जाना पड़ा तो टीएमसी जाएगी? बिल्कुल जाएगी, हम लोग तो जाएंगे, हम लोग तो कोर्ट पे है, ऑलरेडी केस किए, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग बीजेपी का जो जितना सब पपेट बना के रखा है उनका अंत देख के रखेंगे। ओके, कुमार राकेश, यहाँ पर हम लोग छोड़ के बात नहीं करेंगे। ठीक है, छोड़ने वाले नहीं है। कुमार राकेश जी प्लीज। कुमार राकेश जी, मेरे मन में तो एक यही टेंशन है कि अगर ये ट्रेंड यहाँ से चालू हो गया, जो हम बंगाल में देखा, फिर झारखंड से वैसी तस्वीरें आई, केंद्रीय एजेंसी तो फिर पंगु हो जाएंगी। नहीं, मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, राकेश दा आप ही कंक्लूड करेंगे मेरा शो आज, बोलिए। नहीं, उसके पहले मैं छोटा सा सवाल साबिर जी से जानना चाहूंगा। अभी माधवी जी ममता बनर्जी की पूजा शैली के बारे में बता रही थी कि उनको पूजा करने नहीं आता। तो मैं साबिर भाई जानना चाहूंगा, वो बता दें कि उनको नमाज पढ़ना आता है कि नहीं आता, पढ़ती है तो कैसे पढ़ती है? एक दूसरी बात है, केंद्रीय एजेंसी है, आप नमाज पढ़ते हैं, आप हिंदू है, आप नमाज पढ़ते हैं? मैं तो मस्जिद गया हूँ, जामा मस्जिद जाता हूँ। नमाज पढ़ते हैं? अरे मैं कुरान पढ़ा हूँ, हदीस पढ़ा हूँ। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने सवाल किया, कुछ आपने मेरे पे पूछ दिया। मुसलमान नमाज पढ़ेगा, क्रिश्चियन चर्च में जाएगा, सिख भाई गुरुद्वारा में जाएगा, सबका अपना कल्चर है। लेकिन हम लोग नमाज पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है।
हमारा तो कहना ही है धर्म सेकुलर देश बनाया हम अपना कोई भी पढ़ सकता है कुछ भी, लेकिन उत्सव हम लोग सब मिलकर पालन करेंगे। मैंने जब आपसे सीधा सवाल किया आपको गर्व होना चाहिए, नवाज इसमें क्या दिक्कत है? क्रिसमस गया, बड़ा दिन नहीं मनाया, ये हमारा कल्चर है। आपको तो जानना चाहिए, गर्व होना चाहिए। चुना भी हम लोगों ने खाया पढ़ती है और नवाज पढ़ती है तो कैसे पढ़ती है? हम लोगों ने खाया, गंगा सागर मेला होना गए, चाहिए ना। ये हमारा कल्चर है। नफरत घोलने की कोशिश मत करिए बंगाल में। अरे नफरत तो आप घोल रहे हैं भाई, मैं तो पत्रकार होंगे, लेकिन आप बीजेपी के नहीं, ठीक है कुमार राकेश जी, आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है कुमार राकेश जी, साबिर अली साहब, लेकिन ये मामला लंबा है, इस पर आगे भी हम लोगों को बातचीत करनी होगी। नहीं ठीक है आप दोनों की बातें सुन के माधवी जी ने भी सर पकड़ लिया था, लेकिन आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। इट्स प्लेजर हैविंग यू ऑल, थैंक यू सो मच। माधवी जी आप जुड़ी, थैंक यू सो मच। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। साबिर भाई थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। देखिए बड़ा सवाल सिर्फ यही है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि इट्स अबाउट टीएमसी और इट्स अबाउट बीजेपी और इट्स अबाउट इलेक्शन वॉर। संवैधानिक सीमाएं, इस पर आमजन भी बात कर रहे हैं। आज का निष्कर्ष यही 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।